Hello and welcome to all. Good morning. And today we are going to analyze the Hindu newspaper of 23rd October 2023. ठीक है, सो आई एम प्रशांत. देखते हैं आज कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज हमें देखनी है. तो फर्स्ट न्यूज जो एक फ्रंट पेज पे थी दैट इज रिगार्डिंग दी अग्निवीर जवान. हमारे एक अग्निवीर जवान है जिनकी डेथ सियाचिन में हुआ है रिसेंटली. ठीक है, तो फर्स्ट ऐसे अग्निवीर जवान है जिनकी डेथ एक्चुअली सियाचिन में होती है, पोस्टिंग वहां उनकी होती है. ठीक है, तो दैट इज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट. लेकिन उसका अगर एनालिसिस और उसके आगे भी कुछ आर्टिकल्स हो सकते हैं रिगार्डिंग द अग्निवीर स्कीम अगेन, क्योंकि पहले भी स्कीम कंट्रोवर्सी में थी और भी उसके रिगार्डिंग अभी आर्टिकल्स आगे भी हो सकते हैं. तो जब और एक दो दिन के बाद प्रॉपर और एनालिसिस उसका जब आएगा तो देन आई विल ट्राई टू इंक्लूड दैट पर्टिकुलर इशू ओवर हियर. ठीक है, तो आज का फिर फर्स्ट न्यूज हम कौन सा देखने वाले हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वियना कन्वेंशन. ओके, तो वियना कन्वेंशन वी आर डिस्कसिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रो. तो उसमें हमें देखना है कि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या है, इंपॉर्टेंट है. सो फ्रॉम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू आपको इंपॉर्टेंट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाथी कम्युनिटी फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश. ओके, ये हाथी कम्युनिटी पहले भी न्यूज में था, अब फिर से न्यूज में आ चुका है. पेज 4 पे है द हिंदू के आज के. सो व्हाई इट इज इन न्यूज और इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमें देखनी है. देन शॉर्ट में हमें डिस्कस करना है एक आर्टिकल दैट इज ग्लोबल वेल टैक्स ऑन बिलियनियर्स. ओके, एक यू का रिपोर्ट आ चुका है और इस रियो के रिपोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और प्रपोज किया है कि एक बिलियनियर्स पे ग्लोबल मिनिमम एक वेल्थ टैक्स होना चाहिए ऑफ 2%. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. देन साइबर इंश्योरेंस एंड साइबर सिक्योरिटी दैट टू रिस्पेक्ट टू एमएसएमई. ओके, साइबर सिक्योरिटी के लिए साइबर इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, साइबर इंश्योरेंस की कॉन्सेप्ट, साइबर इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए, और विथ रिस्पेक्ट टू स्पेशली एमएसएमई इंडस्ट्री के रिगार्डिंग या उससे भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हमें ये डिस्कस करना है. ओके, और लास्ट जो हमारा आज का होगा एडिटोरियल हमें डिस्कस करना है दैट इज राइट टू मैरी. ओके, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट है, ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा है कि राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया. ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट ऑथर ने कुछ अपने रीजंस दिए हैं. ओके, अगेंस्ट उसने कुछ अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए. तो अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स है जजमेंट के, ओके, ये आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल से समझ जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज ओवर हियर दैट इज कैनाडाज एक्शन दैट इज वियना कन्वेंशन. ओके, तो क्या है इशू. फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी ऑलरेडी नो कि देयर इज अ ह्यूज रो बिटवीन इंडिया एंड कनाडा एट डिप्लोमेटिक लेवल ऑल्सो. ओके, और कपल ऑफ डेज बैक ये इशू आपके न्यूज करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया गया था. अब उसका ही फॉलोअप ये है कि देखिएगा कनाडा ने पहले इंडिया को अक्यूज किया था कि इंडिया जो है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, ओके, इसको वायलेट कर रहा है. दैट व्हाट कनाडा हैड अक्यूज्ड. ओके, अब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, इवन ही हैज अक्यूज कनाडा कि कनाडा जो है हमारे डिप्लोमेट्स को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है. Okay, and because our diplomats posted in Canada are not getting the adequate safety and security, Canada is also violating the Vienna Convention on Diplomatic Relations. ओके, सो यही तो यूपीएससी होता है कि यूपीएससी में भी इस इंडिया कनाडा रिलेशन के बारे में मेंस में क्वेश्चन पूछेगा. बट मोर प्रोबेबली यहाँ क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है कि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या है. ओके, तो अब हम ये वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ देखते हैं. फाइन, सो ऑल यू हैव टू डू इज टू पे अटेंशन टू व्हाट आई से ओवर हियर, और उसके बाद ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी. आपको सबके यूट्यूब के वीडियो के नीचे आपको ये लिंक मिल जाता है, तो वहां से बस नोट्स पढ़िएगा. अभी आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली मैं कोई भी टॉपिक जो है यहाँ कवर करता हूँ. सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है इट्स अ ट्रीटी. ओके, एंड दिस ट्रीटी डिफाइंस द कंडक्ट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज. ओके, तो जैसे इंडिया के डिप्लोमेट्स है दे आर पोस्टेड इन कनाडा, कनाडा के डिप्लोमेट्स होते हैं इंडिया में पोस्ट होते हैं, यूएसए की एम्बेसी इंडिया में, इंडियन एम्बेसी बाहर होती है. ओके, तो एक कंट्री जो होती है उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए ये एम्बेसडर्स होते हैं, उनके डिप्लोमेट्स होते हैं, ये पोस्टेड होते हैं मल्टीपल कंट्रीज में. ओके, तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे कंडक्ट होने चाहिए इसका फ्रेमवर्क जो देता है ये देता है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस. एंड दिस वाज एडॉप्टेड इन 1916 by the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Humanities. So there is this United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Humanities. Okay, it was held in Vienna, Austria में.
ओके, और उस वक्त ये 1961 में वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस अडॉप्ट किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ओके, अब इस वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में ये याद रखिएगा कि इस कन्वेंशन के अंडर जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है, आई विल डिस्कस दिस फर्दर एनीवेज, द इम्यूनिटी, ये दिस इज नॉट ओनली गिवन टू द डिप्लोमेट्स, ये बस उस कंट्री में डिप्लोमेट्स जो पोस्टेड है उनको ही नहीं दिया जाता, बट ओवरऑल वहां के डिप्लोमेट्स एज वेल एज उस डिप्लोमेट्स के अंडर जो स्टाफ होता है, सिविलियन स्टाफ एज वेल एज मिलिट्री स्टाफ। ओके, तो वहां के जो एम्बेसी की चीफ होते हैं, लेट्स से इंडियन एम्बेसी इज देयर इन कनाडा, ओके, और इंडियन एम्बेसी अगर कनाडा में है और वहां हमारा ओवरऑल एजेंसी के चीफ होते हैं, वहाँ हमारे एम्बेसडर जो मेन एम्बेसडर होते हैं, उनके अंडर ओवरऑल जो स्टाफ होता है हमारा एम्बेसी का, अगर वो मिलिट्री स्टाफ भी हो, सिविलियन स्टाफ हो, सो दैट इज ऑल्सो गिवन दिस पर्टिकुलर इम्यूनिटी। ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं कि डिप्लोमेट्स को ये, लेकिन डिप्लोमेट्स के अंडर जो भी इंडियंस वहां काम करते हैं, ऑफकोर्स फॉर देयर वर्क ओनली, डिप्लोमेट्स के काम के लिए ही, तो उनको भी यही इम्यूनिटी दी जाती है। ये सबसे पहले याद रखिएगा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कि वियना कन्वेंशन अप्लाइज नॉट ओनली टू डिप्लोमेट्स बट ऑल्सो टू बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन पर्सन फ्रॉम मिलिट्री डिपार्टमेंट्स हु आर प्रेजेंट इन द कंट्री अंडर द अथॉरिटी ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन। डिप्लोमेटिक मिशन के अंडर जो भी लोग वहां अथॉरिटी होते हैं उनके अंडर, उनको ये इम्यूनिटी मिलता है। ओके, सो व्हाट इज द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी गिवन अंडर दिस? ओके, देखिएगा इस पर्टिकुलर वियना कन्वेंशन के अंडर देयर इज अ प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ इनवायबिलिटी। यहां मैंने दे भी रखा है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ इनवायबिलिटी। अब प्रिंसिपल इनवायबिलिटी मतलब क्या होता है कि व्हाट एवर इम्यूनिटी दैट इज गिवन टू द डिप्लोमेट्स इन अ कंट्री दैट्स इनवायबल। ओके, इनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है आप ब्रीच नहीं कर सकते। ओके, एज वेल एज ये जो डिप्लोमेट्स होता है उनको उस होस्ट कंट्री में आप अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकते। अगर इंडियन डिप्लोमेट्स आर पोस्टेड इन कनाडा, तो कनाडा क्या है? होस्ट कंट्री है, राइट? कनाडा होस्ट कंट्री है और इंडियन डिप्लोमेट्स की होम कंट्री कौन सी? इंडिया। इसको समझ लीजिएगा कि अगर इंडियन डिप्लोमेट्स आर पोस्टेड इन कनाडा, ओके, तो कनाडा इज बेसिकली ए होस्ट कंट्री फॉर देम। ओके, और इंडिया जो हो गई उनकी ये होम कंट्री हो गई। तो होस्ट कंट्री में एक्चुअली इस डिप्लोमेट्स को अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता। होस्ट कंट्रीज के जो लॉज होते हैं, ये लॉज के अंडर उन पे केसेस वहां दर्ज नहीं हो सकती। हाँ, अगर केस उनके अगेंस्ट कुछ दर्ज करना है तो फिर वो होम कंट्री में होगा, इंडिया में होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको सबसे पहले डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बारे में जानना कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ लीगल इम्यूनिटी फॉर डिप्लोमेट्स, दैट होस्ट कंट्री के जो लॉज होते हैं ये उस डिप्लोमेट्स को अप्लाई नहीं होते हैं काफी सारे केसेस में, क्रिमिनल लॉज वगैरह, इवन इफ दे कमिट सम क्राइम लेट्स से। ओके, और उसी के साथ साथ उनको आप अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकते। ओके, इसी के साथ साथ होस्ट कंट्री जो होती है दे आर ऑब्लाइज टू प्रोटेक्ट डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्ट करना, उनको प्रोटेक्शन देना, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेफ्टी मेजर्स देखना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि चाइना जो है इट इज नॉट प्रोवाइडिंग, सॉरी नॉट चाइना, कनाडा इज नॉट प्रोवाइडिंग दी इनफ safety and security for our diplomats. So it's a violation of the Vienna Convention. Why? Because protection of the diplomats is the responsibility of the host country of the diplomat. तो उसी तरीके से अगर इंडिया भी दूसरे किसी कंट्री के एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को यहाँ होस्ट करता है, वो एम्बेसीज अगर उनकी होती है, ओके, तो वहां ऑफकोर्स इंडिया को भी वो प्रोटेक्शन देना होता है। दैट्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी शुड अंडरस्टैंड। और ऑफकोर्स उस प्रोटेक्शन में वो जो होम कंट्री है उनके भी सोल्जर्स हो सकते हैं, उनकी भी पुलिस हो सकती है, इवन दे आर गिवन एक्सेस टू दी प्रोटेक्शन ओवर देयर। ओके, इसी के साथ साथ अब ये हुए कि होस्ट कंट्रीज को क्या क्या करना है। होस्ट कंट्रीज के भी इसमें कुछ अधिकार होते हैं। ओके, कि होस्ट कंट्री कैन डिक्लेयर एनी पर्सन एज अ पर्सोना नॉन ग्रेटा। ओके, होस्ट कंट्री मतलब कौन सी? लेट्स से कनाडा इज होस्टिंग द इंडियन डिप्लोमेट्स। ओके, तो कनाडा के पास ये अधिकार होता है कि दे कैन डिक्लेयर एनी पर्सन, एनी इंडियन डिप्लोमेट एज अ पर्सोना नॉन ग्रेटा। अब डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी में व्हेन अ पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ पर्सोना नॉन ग्रेटा मतलब क्या कि ये वार्निंग होती है होम कंट्री को कि यू शुड रिकॉल दिस पर्सन टू बैक टू योर होम कंट्री। आप इसको रिकॉल करना अपने होम कंट्री में। ओके, अदरवाइज कुछ दिन के बाद जो है इनको वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, उनकी इम्यूनिटी नहीं होगी। ओके, सो अगर आप देखा हो आईआर में
या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में व्हेन वी से कि पर्सोना नॉन ग्रेटा, कि पर्सन इज पर्सोना नॉन ग्रेटा, इट मीन्स व्हाट, कि दैट होस्ट कंट्री इज सेइंग कि दिस पर्टिकुलर पर्सन, ओके, वी डोंट वांट हिम टू बी इन आवर कंट्री, ओके, यू शुड रिकॉल हिम। तो उनको टाइम दिया जाता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड बी रिकॉल्ड टू द होम कंट्री। ओके, इफ द पर्सन इज नॉट रिकॉल्ड, देन द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी विल नॉट बी देयर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। ओके, तो ये पर्सोना नॉन ग्रेटा की भी इसमें प्रोविजन है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी अदर, आप कह सकते हो कि इसमें इसी के साथ साथ देखो, होस्ट कंट्री जो है किसी पर्टिकुलर एनवाई को या डिप्लोमेट को एक्सपेल भी कर सकता है। ओके, फाइन। तो इफ कैनेडियन diplomats are posted in India, to India has right to expel them also. Okay, so that's also important thing. तो host country can expel the diplomats or they can declare them as a persona non grata. तो declare कर दिया persona non grata मतलब home country को उनको recall करना होगा। Okay, apart from that, host country जो है cannot search the premises of the diplomatic office. तो अगर यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है तो यूएसए की एम्बेसी को इंडियन पुलिस या इंडियन मिलिट्री जो है सर्च नहीं कर सकती है। इवन उनके घर जो होते हैं, प्राइवेट रेसिडेंसेस भी होते हैं डिप्लोमेट्स को, उनको भी ये इम्यूनिटी होता है, दैट कैन नॉट बी सर्च्ड ओवर देयर। ओके, जो कम्युनिकेशन होता है वो आप इंटरप्ट नहीं कर सकते उनका, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हम उतना होम कंट्री के साथ होगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर होम कंट्री को खुद लगता है कि नहीं, दे वांट टू विड्रॉ द मिशन, ओके, तो कि इंडिया के लेट से डिप्लोमेट्स आर इन कनाडा और इंडिया को लगता है कि नहीं, दे हैवंट एक्सपेल्ड अस, और या उन्होंने किसी को पर्सोना नॉन ग्रेटा तो नहीं कहा, लेकिन वी फील कि हमारे पर्सन वहां सेफ नहीं है, तो वी कैन इवन विड्रॉ द मिशन। तो मिशन विड्रॉ करने का भी इसमें प्रोविजन है। तो काफी डिटेल में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है, ठीक है। तो प्लीज आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज फ्रीक्वेंटली इन न्यूज नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंडिया कनाडा रॉ, और बाकी भी एक्चुअली एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं न्यूज में होता है हमेशा। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाथी कम्युनिटीज। ओके, हाथी कम्युनिटीज के बारे में हमें नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली देखना है। नाउ व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, ये हाथी है, या इस तरीके भी इनको लिखा जाता है, हाथी कम्युनिटी। तो ये हाथी कम्युनिटी बेसिकली है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश एंड ऑफकोर्स उत्तराखंड में भी है उनका पॉपुलेशन, हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड, बट वी आर स्पेसिफिकली डिस्कसिंग देम फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश नाउ, अदरवाइज दोनों स्टेट्स में है। नाउ हाथी कम्युनिटी वाज इन न्यूज रिसेंटली, व्हाई, बिकॉज दे आर डिमांडिंग कि दे शुड बी इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। ओके, एंड नाउ गवर्नमेंट ने उनको शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में इंक्लूड भी किया है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो हाथी कम्युनिटी फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश हैज बीन इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट, ये फर्स्ट फैक्ट आप याद रखिएगा। ओके, अब ये तो रिसेंटली इश्यू हो चुका था, बट अगर फिर से वाई इट इज इन न्यूज, अब बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन द एसटी लिस्ट। ओके, अब उसमें और कुछ इश्यूज इमर्ज हुए। व्हाट इज दैट, कि इस पर्टिकुलर हाथी कम्युनिटी के अंडर, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंडर देयर आर मल्टीपल कास्ट्स, मल्टीपल इसमें कास्ट है। ओके, काफी सारे एक्चुअली इसमें क्या है, ऐसे मल्टीपल कास्ट है हम कह सकते हैं। फाइन, अब इसमें से एग्जैक्टली कौन सी कास्ट जो है दे विल बी कंसिडर एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, ये एक क्वेश्चन है दैट इज बीइंग डिस्कस नाउ, कि कौन सी कास्ट जो है दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, क्योंकि सारे हाटी कम्युनिटी के सारे कास्ट तो नहीं उसमें इंक्लूड किया जाएगा, कौन सी होगी, तो ये एक इशू है। दूसरा, हाटी कम्युनिटी के कुछ कास्ट जो है दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द एससी, शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट में ऑलरेडी उनका इंक्लूजन है, इवन बिफोर दे गॉट इंक्लूडेड इन एसटी। तो कुछ कास्ट का उनको ऑलरेडी एससी में उनका इंक्लूजन है। ओके, तो जो ऑलरेडी एससी कास्ट में इंक्लूड है, क्या ये एससी कास्ट भी अब एसटी को उसको इंक्लूड किया जा सकता है क्या? ओके, फाइन, बिकॉज ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड दैट एसटी स्टेटस टू हाटी कम्युनिटी। ओके, अब उसमें से कुछ तो लोग ऐसे कि जो ऑलरेडी एससी कास्ट में भी इंक्लूडेड है, शेड्यूल कास्ट में भी इंक्लूडेड है, तो क्या हमको फिर से अब एसटी कास्ट में इंक्लूड करोगे क्या, कि शेड्यूल ट्राइब्स में इंक्लूड करोगे? दीज आर दी इशू ओवर रिगार्डिंग दी हाटी कम्युनिटी ओवर हियर। ओके, इसलिए ये फिर से डिस्कशन में है, ये आर्टिकल इसी के बारे में मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, बस ये आर्टिकल आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, फाइन, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये हाटी कम्युनिटी कहां से है, उनके बारे में थोड़ा सा देखते। देखिए, द नेम हैज कम फ्रॉम द वर्ड हाट, बाजार हाट जो होता है ना, ठीक है, जहां वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, मीट जो भी होता है ये बेचा जाता है। ओके, तो ट्रेडिशनली इस हाट से ही इनका नाम हुआ है हाटी। ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। और जो हाटी कम्युनिटी के मेल अगर होगा तो दे विल हैव दिस व्हाइट हेड गियर, एक व्हाइट कलर की टोपी जो है वो पहनते हैं, अपने सेरेमनीज वगैरह में देखना उनका जो भी होता है,
तो हिमाचल प्रदेश में जो लोग पहनते हैं व्हाइट कलर की एक हेड गियर उनका होता है। हाथी कम्युनिटी का पॉपुलेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हिमाचल एंड उत्तराखंड बॉर्डर पे। ओके, तो बेसिकली देयर आर टू रिवर्स, गिरी एंड टोन रिवर्स। अब इसको भी याद रखना थोड़ा ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में, ये दोनों भी यमुना की ट्राइब्यूटरीज है। ओके, तो गिरी एंड टोन रिवर्स आर टू यमुना ट्राइब्यूटरीज, और इसके बेसिन में यू विल फाइंड, इसका बेसिन का जो एरिया है वेयर दिस हाटी कम्युनिटी लिव्स, बोथ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ओके, तो अभी एसटी कम्युनिटी का जो स्टेटस है हिमाचल प्रदेश की कम्युनिटी को मिला है, दैट इज समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। और हाथी कम्युनिटी के अंडर भी काफी कास्ट्स है। ओके, और काफी बार कुछ कास्ट में इस पे इंटर मैरिज भी नहीं होता, इवन इफ दे आर फ्रॉम दी वन कम्युनिटी ओवर हियर। रिसेंटली दे हैव गॉट दी एसटी स्टेटस। वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कम्युनिटी, कि दे हैव देयर ओन कास्ट पंचायत, और जिसको खुमली कहा जाता है। जैसे हरियाणा में होती है ना खाप पंचायत, उसी तरीके से ओन कास्ट पंचायत से उनकी खुमली पंचायत होती है। ओके, तो ये हुआ बेसिक रिगार्डिंग द हाटी कम्युनिटी। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि ये जो शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में इंक्लूड होती है कोई कम्युनिटी तो कैसे होती है, राइट? कि व्हाट इज द प्रोसीजर, कि काफी सारी कम्युनिटीज बेसिक ये करती है, डिमांड करती है कि दे शुड बी इंक्लूडेड इनटू शेड्यूल ट्राइब लिस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो व्हाट्स द प्रोसीजर फॉर दैट, व्हाट्स द क्राइटेरिया फॉर दैट, कि कोई पर्टिकुलर ट्राइब अगर इंक्लूड हो जाए तो। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर दैट। देखिएगा, शेड्यूल ट्राइब मतलब एग्जैक्टली विच ट्राइब, या फिर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसके लिए। शेड्यूल ट्राइब अगर लिस्ट में किसी ट्राइब को आपको इंक्लूड करना, लेट्स से देयर इज अ ट्राइब एंड दे वांट टू गेट इंक्लूडेड इनटू शेड्यूल ट्राइब लिस्ट। ओके, तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन से इसको एग्जैक्टली इंक्लूड करना चाहिए। दैट क्राइटेरिया इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए याद रखना, देयर इज नो क्राइटेरिया गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फॉर द ट्राइब टू बी इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ट्राइब। ओके, तो फिर विच क्राइटेरिया आर यूज, जनरली डिफरेंट कम्युनिटीज के रिपोर्ट्स है, उन्होंने कहा है कि लेट से वो इकोनॉमिक बैकवर्ड है, ठीक है, कुछ प्रिमिटिव उनमें अगर ऐसे ट्रेड्स पाए जाते हैं, ठीक, फाइन। तो ऐसे कुछ कम्युनिटीज जो है, कुछ बाकी कम्युनिटीज के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू जो है एक क्राइटेरिया इसका सेट किया गया है, बट वो भी कोई 100% क्राइटेरिया नहीं है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ओके, तो आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि शेड्यूल ट्राइब्स मींस सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज व्हिच आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342 टू बी शेड्यूल ट्राइब्स। आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि ऐसी ट्राइब्स या कम्युनिटीज को शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाएगा जो आर्टिकल 342 के अंडर शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट में इंक्लूड की गई है। तो देखिएगा, शेड्यूल ट्राइब्स का डेफिनेशन यहाँ कहीं नहीं है, क्राइटेरिया कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 366 वही कहता है कि 342 में देयर इज अ प्रोसीजर कि कैसे इसको इंक्लूड करना है। उस प्रोसीजर के अंडर जिसको भी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में इंक्लूड किया है उसको आप शेड्यूल ट्राइब समझना, दैट्स ऑल। ओके, तो ऑफकोर्स द प्रोसीजर इज गिवन इन द आर्टिकल 342 नाउ। ओके, एंड व्हाट डज आर्टिकल 342 से, अगर ये डायरेक्टली आर्टिकल 342 का क्लॉज 1 अगर आप पढ़ते हैं और देयर इज सेकंड क्लॉज आल्सो इन दिस, तो शायद थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अदरवाइज आई हैव गिवन द आर्टिकल 342 आल्सो ओवर हियर। ओके, बट ओवरऑल आर्टिकल 342 कहता क्या है इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं, बिकॉज वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बेसिकली आर्टिकल 342 कहता है कि देखिएगा कि देयर इज प्रेसिडेंट। ओके, ओके, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ अ state or UT. President, by consulting the governor of a state or UT, can prepare an ST list for that particular state or UT. Okay, so let's try to understand what this article says. Okay, कि आर्टिकल 342 सिंपल लैंग्वेज में आपको कह रहा हूं, बता रहा हूं यहाँ पे कि आर्टिकल 342 कहता है कि ये प्रेसिडेंट का प्रिविलेज है, प्रेसिडेंट की अथॉरिटी है कि ही विल कंसल्ट द गवर्नर और द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। प्रैक्टिकली स्टेट गवर्नमेंट ही उनको क्या है प्रपोजल वगैरह देता है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी। ओके, और फिर उस स्टेट के लिए वो एक एसटी की लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि कौन सी उस स्टेट के लिए एसटी की कास्ट हो सकती है। तो इसमें एक चीज रखनी है कि सबसे पहले मतलब जो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी स्टेट के लिए एसटी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू होता है। तो इट इज प्रेसिडेंशियल ऑर्डर थ्रू विच दिस एसटी लिस्ट इज प्रिपेयर फॉर द ईच स्टेट। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये स्टेट वाइज लिस्ट है, ये ऑल कंट्री लिस्ट नहीं है। हर स्टेट स्पेसिफिक अपनी एसटी लिस्ट होता है।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। ऑल कंट्री का कोई एसटी लिस्ट नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट ही किसी को डिक्लेयर करता है, स्टेट वाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि जो सेम कम्युनिटी इज लिविंग इन हिमाचल प्रदेश ऑल्सो, उत्तराखंड ऑल्सो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इट इज कंसिडर्ड एज द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड उत्तराखंड में जो वो कम्युनिटी है उसको शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेट स्पेसिफिक लिस्ट होती है। ओके और कौन प्रिपेयर करता है सबसे पहले? ये प्रेसिडेंट, और फाइनली प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ये प्रिपेयर होता है विद द कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट। ओके अब फर्स्ट टाइम जब ये लिस्ट प्रिपेयर की जाती है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू होता है, तो ये ऑलरेडी सारे स्टेट्स के लिए ऑलमोस्ट हो चुका है। 1950s में 60s में मल्टीपल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स वेर इशूड और ये लिस्ट जो है काफी सारे स्टेट्स की ये प्रिपेयर हो चुकी है। ओके अब अगर नई कोई कम्युनिटी को ऐड होना है उसमें या उस लिस्ट से एक्सक्लूड करना है, अब नेक्स्ट स्टेज ये आती है कि लिस्ट तो प्रिपेयर हो चुकी है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तो हो चुकी है, अब नई कोई कम्युनिटी उसमें इंक्लूड करनी है या उस लिस्ट में से किसी को एक्सक्लूड करना है, किसी कास्ट को, तो ये कौन करेगा? दिस कैन बी डन ओनली बाय पार्लियामेंट। अब यहाँ प्रेसिडेंट का रोल नहीं रहता है, दैट इज डन बाय ओनली बाय पार्लियामेंट, बाय क्रिएटिंग अ लॉ। पार्लियामेंट को लॉ क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन पार्लियामेंट कैन इंक्लूड अ पर्टिकुलर ट्राइब इन ए शेड्यूल्ड ट्राइब और एक्सक्लूड सम ट्राइब फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। तो फर्स्ट टाइम लिस्ट प्रिपेयर करना अधिकार प्रेसिडेंट का होता है, जो प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी काफी सालों पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर कोई नई कम्युनिटी को ऐड करना है तो ये प्रिविलेज पार्लियामेंट का है और वो भी लॉ क्रिएट करके ही पार्लियामेंट ये कर सकता है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड, या एक्सक्लूड भी अगर करना है तो। ओके तो ऑल दिस थिंग्स जो भी है ये एक्सप्लेनेशन भी, ये प्योर जो आर्टिकल है दैट आई हैव गिवन ओवर हियर, आर्टिकल 342। ओके और इसका जो सिंपल एक्सप्लेनेशन जो है दैट इज ऑल्सो आई हैव गिवन ओवर हियर, ये भी है, तो आप इसको नोट से पढ़ सकते हो जो अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलिए अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। और इस टॉपिक में हमें ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है, बट जो आर्टिकल में यहाँ दिया है यू का रिकमेंडेशन उसको ही हमें डिस्कस करना है। ओके तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस आर्टिकल में यू का रिपोर्ट आ चुका है, यूरोपियन यूनियन का, देयर इज अ रिपोर्ट। ओके एंड दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट। ये है ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट। ओके और इस रिपोर्ट में यूरोपियन यूनियन का ये ऑब्जर्वेशन है कि जो ग्लोबल लेवल पे किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के नहीं, सारे कंट्रीज को जो बिलियनियर्स है, ओवरऑल जो बिलियनियर्स है वो काफी कम वेल्थ पे अपना टैक्स पे करते हैं। ओके ऑन एन एवरेज दे आर पेइंग हार्डली 0.5% टैक्स ऑफ देयर वेल्थ। जितना भी टोटल वेल्थ है उनका, उसका बस हार्डली 0.5% या उससे भी कम जो है दे आर पेइंग टैक्सेस। व्हाई? बिकॉज दे आर बिलियनियर्स। ओके एंड दे आर यूजिंग डिफरेंट टैक्स इवेजन टेक्निक्स, मल्टीपल टैक्स इवेजन टेक्निक्स को यूज करते हैं और बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, अल्टीमेटली दे एंड अप पेइंग हार्डली मैक्सिमम 0.5% ऑफ द, ऑन एन एवरेज दे आर सेइंग, वेल टैक्स। ओके तो इसको अवॉइड करने के लिए यूएन ने रिकमेंडेशन दिया है। तो रिकमेंडेशन क्या है इसको ये करने के लिए? दैट इज जितने भी बिलियनियर्स है उन पे एक ग्लोबल मिनिमम वेल टैक्स होना चाहिए, और कितना होना चाहिए? 2%। ओके सो दैट्स व्हाट द रिकमेंडेशन इज कि ग्लोबल एक, बिकॉज अब तो पे किसी कंट्री में लेट्स से देयर इज 5% आल्सो टैक्स ऑन देयर वेल्थ, लेकिन अल्टीमेटली दे डोंट पे दैट बिकॉज दे विल इवेड इट इन डिफरेंट वेज। ओके तो आप ये ग्लोबल मिनिमम वेल टैक्स 2% यहां रखिएगा ताकि कंट्रीज का उसमें नुकसान ना हो। ओके अदरवाइज क्या होता है कि जो वेल्दी बिलियनियर्स होते हैं, दे माइट बी ए सिटीजन ऑफ वन कंट्री बट दे माइट शो देयर प्रॉफिट्स फ्रॉम अनदर कंट्री, या उनका इनकम फ्रॉम अनदर कंट्री जहां कम टैक्स रेट है। ओके और इसलिए होम कंट्री में फिर होम कंट्री का उसमें नुकसान हो जाता है, उनको टैक्स नहीं कर पाते उस टैक्स रेट से। तो एक हर कंट्री में ग्लोबल वेल्थ टैक्स जो है 2% होना चाहिए मिनिमम, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। ओके एंड यू इसको फर्दर जस्टिफाई भी करता है इस रिपोर्ट में। कैसे जस्टिफाई करता है कि देखिएगा, इट इज सेइंग कि इट इज गोइंग टू एनीवेज, ये किसी को अफेक्ट भी नहीं करेगा क्योंकि हार्डली लेस देन 3000 इंडिविजुअल्स है, बिलियनियर्स है, लेस देन 3000। ओके इनको अफेक्ट करने वाला है, सो देयर इज नो इशू रिगार्डिंग दैट। एंड सेकंड थिंग, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट बिलियनर्स आल्सो टू दैट एक्सटेंट, मतलब ऐसा भी नहीं कि उनका इससे काफी वेल्थ रिड्यूस हो जाएगा। ओके क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट फ्रॉम 1995 टिल नाउ जो बिलियनियर्स है उनकी वेल्थ की ग्रोथ 7% के आसपास हो चुकी है ऑन एन एवरेज। एवरी ईयर देयर वेल्थ इज इंक्रीजिंग बाय 7%। ओके तो अगर पर पर्सन 2% अगर भी टैक्स हो जाए तो दैट इज नॉट एन इशू फॉर देम।
वे अगर टैक्स हो, तो दिस इज हाउ यू रिपोर्ट जस्टिफाइज दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग दैट। तो एक प्रपोजल यहाँ दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस टैक्स रिविजन बाय द हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। ओके, सो और इस वजह से क्या होगा, ऑलमोस्ट 250 बिलियन डॉलर्स का यहाँ टैक्स जनरेट हो सकता है ग्लोबली, 250 बिलियन डॉलर्स का, बाय हार्डली टैक्सिंग देम 2% ऑफ देयर वेल्थ। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इस रिपोर्ट में यूयू जो अर्लियर टैक्स मेजर्स लिए गए हैं यूयू द्वारा, ओके, जो यूरोपियन यूनियन के अर्लियर टैक्स मेजर्स है उसको भी असेस किया गया है। कुछ सालों पहले जो टैक्स मेजर्स लिए गए इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस, उसको भी इसमें असेस किया गया है। और उसमें से एक टैक्स मेजर है दैट इज ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ बैक ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ, एक मिनट, जस्ट मिनट, दैट इज ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ बैंक इंफॉर्मेशन। ओके, इसको यूयू ने एक्चुअली प्रेस किया है। इसने कहा है कि ये मेजर जो है फेयरली सक्सेसफुल है। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ बैंक इंफॉर्मेशन मतलब जो बैंक अकाउंट में जो जो दिस पीपल हु आर अक्यूज्ड ऑफ टैक्स इविजन या जो वेल्दी लोग होते हैं, ओके, इनके मल्टीपल कंट्रीज में बैंक अकाउंट्स होते हैं, वहां उनका पैसा होता है। तो अगर कंट्रीज के बीच में ये बैंकिंग की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, अगर बैंक्स अपने इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज करे किसी भी कंट्री को अगर चाहिए, तो इससे क्या हो सकता है, रियल किसी का कितना पैसा रखा हुआ, वेल्थ कितना है, ब्लैक मनी क्या है, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ बैंक इंफॉर्मेशन कि बैंक्स विल एक्चुअली एक्सचेंज देयर इंफॉर्मेशन टू द कंट्रीज दैट रिक्वायर। ओके, फाइन। तो दे आर सेइंग कि इससे भी काफी फायदा हुआ है रिसेंटली, इसका भी एडवांटेज हुआ है और ये मेजर जो है फेयरली सक्सेसफुल है, इससे टैक्स इविजन थोड़ा कम हो चुका है। ओके, लेकिन यू कह रहा है कि देखो इसमें भी कुछ चैलेंजेस है, इसमें भी क्या है, कुछ चैलेंजेस है। और क्या चैलेंजेस है, दो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस में हाईलाइट किए गए हैं। ओके, फर्स्ट चैलेंज हाईलाइट किया गया है कि यहाँ यू जो है, यहाँ जो बैंक्स है, सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे डू नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। ओके, कि कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे आर नॉट कंप्लाइंग विद दैट, दैट इज वन चैलेंज। एंड सेकंड, जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो होते हैं, ओके, नाउ दे आर ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग देयर एसेट्स। ओके, अब क्या होता है कि बिकॉज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स नो, या फिर ये दोज ब्लैक मनी होल्डर्स दे माइट नो, ओके, कि बैंक्स के पास अगर हम पैसा रखते हैं तो दे आर एक्सचेंजिंग देयर इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकता है। ओके, अब वो अपनी एसेट जो है बैंक में नहीं रहते या बैंक के साथ अलोकेट नहीं करते, नाउ दे विल डाइवर्सिफाई देयर एसेट्स, ऐसे एसेट क्लास में अब इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जिसको रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, जिसकी इंफॉर्मेशन बैंक्स प्रोवाइड नहीं करती। कौन से एसेट क्लास है, फॉर एग्जाम्पल रियल इस्टेट। ओके, सो रादर देन कीपिंग देयर मनी इन बैंक्स, नाउ दे आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट के साथ को बैंक से कुछ लेना देना नहीं है, तो ऑफकोर्स बैंक्स जो है दे आर नॉट गोइंग टू एक्सचेंज दैट इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये चैलेंजेस इसके बारे में कुछ इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिए। ओके, तो ओनली दिस थिंग्स वी हैड टू डिस्कस फ्रॉम दैट, बाकी इस आर्टिकल में कुछ डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये रिकमेंडेशंस और जो आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस है दैट दैट आर इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ये क्योंकि आगे फिर इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज वगैरह होगी तो आपके कंटिन्यूएशन में वो इजी होगा समझना। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइबर इंश्योरेंस क्रुशियल फॉर द स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो क्या है इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट? ओके, स्पेसिफिकली हमें साइबर इंश्योरेंस और उसकी इंपॉर्टेंस फॉर एमएसएमई, देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहो कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर इंश्योरेंस फॉर एमएसएमई, ये हमें डिस्कस करना है या स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। ओके, तो देखिए क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती है हमारी एमएसएमई जो होती है, दे आर प्राइम टारगेट फॉर द साइबर क्रिमिनल्स। ओके, साइबर क्रिमिनल जो होती है दे विल अटैक देम, मेनली मेनी टाइम्स दे विल ट्राई टू अटैक देम। ओके, साइबर अटैक्स होते हैं उनके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मल्टीपल टाइप ऑफ साइबर अटैक्स हो सकते हैं। ओके, समटाइम्स द वायरसेस विल इन्फेक्ट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, देन देयर विल बी समथिंग कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस मतलब क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं उनका नेटवर्क हैक करते हैं। ओके, और लेजिटिमेट यूजर जो होता है वही उस पर्टिकुलर एमएसएमई की सर्विस यूज नहीं कर पाता है। ओके,
देयर ओन सर्विसेज, मतलब खुद के अकाउंट में वो लॉग इन नहीं कर पाएंगे, ऐसे कुछ इश्यूज इसमें होते हैं। तो ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ साइबर अटैक्स हो सकते हैं, फिशिंग होता है, ओके, मालवेयर इन्फेक्शन होता है, ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, रैंसमवेयर्स होते हैं, मल्टीपल ऐसे साइबर अटैक जो है एमएसएमईज पे होते हैं, ओके। और आर्टिकल कह रहा है कि एमएसएमईज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई? अब कुछ स्टैट्स यहाँ है इंपॉर्टेंट है कि अराउंड 28% ऑफ द जीडीपी दे कंट्रीब्यूट, ओके। दे जनरेट अ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, दे आपको जनरेट अ वेरी हाई एक्सपोर्ट ऑल्सो। तो एक्सपोर्ट के लिए भी एमएसएमई इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जीडीपी कंट्रीब्यूशन के लिए ऑल्सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हाउएवर दे आर मोर ससेप्टेबल टू द साइबर अटैक देन दी बिगर एंटरप्राइजेस। क्यों? बिकॉज बिगर एंटरप्राइजेस के पास पैसा होता है, ओके, लार्ज कॉर्पोरेशन होती है, और दे हैव लार्ज कॉर्पोरेशन हैव हायर रिसोर्सेस। उनका सेपरेट एक साइबर सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, सेपरेट एक टीम हो सकती है उनकी, सारे लार्ज कॉर्पोरेशन की होती है, राइट। तो सेपरेट उनके सर्वर, साइबर सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ हो सकता है, जो कि स्मॉल कॉर्पोरेशन जो है ये अफोर्ड नहीं कर पाता है, ओके, फाइन। और दैट इज फर्स्ट रीजन कि एमएसएमईज एक तो इंपॉर्टेंट है, सेकंड दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट लेवल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एज लार्ज कॉर्पोरेशंस डू, थर्ड बट स्टिल एमएसएमईज are vulnerable to the cyber attack because cyber criminals will mostly attack them because they know कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना साइबर सिक्योर नहीं है, ओके। देन ओवरऑल अगर अब ये कुछ आप आपके आंसर में लिखने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि देयर वाज अ रिपोर्ट, ठीक है, एक एक्रोनिस नाम की एक फर्म थी, साइबर सिक्योरिटी फर्म है एक्रोनिस नाम की, इसका एक रिपोर्ट था कि ग्लोबली सबसे ज्यादा साइबर क्राइम अगर साइबर अटैक अगर कई रिपोर्ट होते हैं तो ये वर्ल्ड में इंडिया में होते हैं, ओके। सो मोस्ट नंबर ऑफ साइबर अटैक्स इन द वर्ल्ड आर रिपोर्टेड इन इंडिया, ओके। और उसमें भी अगर देखा जाए तो 43% ऑफ द साइबर अटैक्स जो है दे आर रिपोर्टेड फ्रॉम दी स्मॉल बिजनेस एंड स्टार्टअप्स। स्टार्टअप से स्मॉल बिजनेस होते हैं, वहां एक्चुअली 43% ऑफ द साइबर अटैक्स होते हैं, उन पे टारगेट किया जाता है, ओके। सो दिस सेज कि यस देयर शुड बी ए सम सॉर्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी फॉर दी स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स, ओके। तब साइबर सिक्योरिटी का एक सोल्यूशन जो है यहां दिया गया है, दैट इज साइबर इंश्योरेंस। साइबर इंश्योरेंस, तो व्हाट इज साइबर इंश्योरेंस? सिंपल है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हमारा होता है कि आपके जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है तो इसको इंश्योर क्या करता है? हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ता है उस इंश्योरेंस को, यू विल गिव सम प्रीमियम, ओके। सो लेट्स से आपका 5 लाख रुपीज का हेल्थ इंश्योरेंस है, तो यू विल गिव सम प्रीमियम टू देम, लेट्स से 10,000 रुपीज पर ईयर, ओके। और जिस भी ईयर में अगर आपके कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं एंड यू आर गेटिंग एडमिटेड, ओके, तो जो भी एक्सपेंस होगा ये इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, राइट। तो लेट्स से देयर इज 2 लाख रुपीज ऑफ एक्सपेंस, तो 2 लाख रुपीज उसमें से कुछ पैसा जो एटलीस्ट 1,50,000 जो भी होगा उनका, वाट एवर द कंडीशन दैट टाइम, दे विल बी पेइंग दैट मनी, ओके। तो आप पे वो बर्डन नहीं आता है, ऑल यू आर डूइंग इज आप बस प्रीमियम पे कर रहे हो, और जिस भी साल में अगर आपको कुछ इश्यू होता है हर साल का प्रीमियम बस आपको पे करना है। जो भी पैसा एक्स्ट्रा लगता है यहाँ मेडिकल आपके इश्यूज के वजह से, 2 लाख रुपए हो, 3 लाख रुपए हो, ये एक्चुअली मेडिकल इंश्योरेंस पे करता है आपका, तो आप पे बर्डन नहीं होगा वो पेमेंट का। सिमिलर वे देर इज साइबर इंश्योरेंस कि इन केस देर इज एनी साइबर अटैक, ओके, तो उस साइबर अटैक के केसेस में क्या होगा, इसमें कंपनीज का काफी नुकसान होता है, लॉस होता है, ओके। तो ये लॉस का पैसा जो होगा दैट ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी देगी फिर, ओके। तो एमएसएमई विल हैव टू पे सम प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी, ओके। और जिस वक्त भी साइबर अटैक अगर होगा, ओके, तो साइबर अटैक के केस में जो भी लॉसेस होके इश्यूज होते हैं, तो उस वक्त वट एवर मनी इज देयर दैट विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो ये एक तरीके का हेजिंग जो है यहाँ क्रिएट होता है साइबर क्राइम के अगेंस्ट, ओके। बट साइबर इंश्योरेंस ही फिर क्यों? ओके, देयर आर अदर थिंग्स आल्सो टू डू कि आप मेक श्योर कि आपका साइबर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही अच्छा रखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रखिएगा ताकि साइबर अटैक ही ना हो। ऑल दैट कैन बी डन, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें कॉस्ट काफी एसोसिएटेड है। तो इसलिए साइबर इंश्योरेंस जो है ये मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव जो है मेजर यहाँ हो सकता है, ओके। एमएसएमएस के लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव मेजर हो सकता है, ऑल दे हैव टू डू इज गिव द प्रीमियम ओवर हियर, ओके। और इस वजह से उनको एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट क्रिएट होता है इन टर्म्स ऑफ एनी लॉसेस बिकॉज ऑफ द साइबर क्राइम, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिएगा, नॉट ओनली दिस, साइबर इंश्योरेंस जो है बस नॉर्मल इंश्योरेंस जैसा नहीं होता कि आपको लॉस होगा और पैसा मिल गया, नॉट ओनली दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट साइबर इंश्योरेंस जो कंपनीज होती है, ओके, दे also have certain experts, okay, who give certain cyber security guidance to the MSMEs,
ओके, कि साइबर सिक्योरिटी कैसे अपनी मेंटेन करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ अगर कोई साइबर सिक्योरिटी का इंसिडेंस हो, तो उस वक़्त कैसे उसको मिटिगेट करना चाहिए, ये सारा गाइडेंस भी क्या है, ये साइबर इंश्योरेंस एक्सपर्ट जो देते हैं साइबर इंश्योरेंस कंपनी से। क्यों? क्योंकि उनमें उनका ही फ़ायदा है ना। अगर साइबर इंसिडेंट्स कम हो गए, तभी तो उनको लॉस का पैसा नहीं देना होगा। ओके, तो इससे फ़ायदा एमएसएमई का ही होता है कि नाउ दे आर गेटिंग सम कंसल्टेशन रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो एंड अगर साइबर कुछ क्राइम हो भी जाए तो उससे भी उनको कुछ जो है लॉस कॉम्पेंसेशन हो सकता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग दैट साइबर इंश्योरेंस कंपनीज कैन डू। देखिएगा, व्हेनेवर अ कंपनी में कभी साइबर अटैक अगर होगा तो उनका रेपुटेशन उससे खराब हो सकता है। यूजर्स जो होते हैं, ओके, कोई एक स्मॉल एजुकेशन स्टार्टअप है, ओके, और उससे अगर साइबर अटैक हो गया तो मे बी जो यूजर्स है उनको लग सकता है कि उनके अकाउंट की इंफॉर्मेशन यहाँ इतनी मतलब सिक्योर नहीं है या वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका रेपुटेशन खराब होता है उस कंपनी का, राइट? तो ये रेपुटेशन मैनेज कैसे किया जाए इस केसेस में, डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, ये रेपुटेशन मैनेजमेंट का भी कंसल्टेशन जो है साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनीज यहाँ दे सकती है। ओके, सो दीज आर द रीजंस व्हाई देयर शुड बी अ साइबर इंश्योरेंस। ये जीएस3 का आपका टॉपिक है, आपको साइबर क्राइम, ओके, इंटरनल सिक्योरिटी में दैट वी हैव डिस्कस कि व्हाई साइबर इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द सॉल्यूशन है यहाँ पे एमएसएमईज के लिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है काम। चलिए, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट हमारा आज का डिस्कशन है, दैट इज कोर्ट्स नो फंडामेंटल राइट टू मैरी इज रॉन्ग। ये आर्टिकल है। सो देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर आनंद ग्रोवर और इनका ये आर्टिकल है। अब मैं कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, मेरा ये पर्सनली कोई ओपिनियन नहीं या उसके फेवर में नहीं है, ठीक है। ये आर्टिकल आपको बता रहा है, एक पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए। ये एडिटोरियल से इंफॉर्मेशन जो है यहाँ ऑपेड से ये एक्सट्रैक्ट करना हमें समझना आना चाहिए। ओके, तो अब व्हाट इज द इशू, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग। कि रिसेंटली, और आपने ये ऑलरेडी पढ़ा भी है, हमने करंट अफेयर्स में भी कवर किया था सितेंद्र सर ने आपका, ठीक है। इससे रिसेंटली देयर वाज दिस केस, सुप्रियो चक्रवर्ती केस, ओके, और इस केस ने सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, ओके, कि जो सेम सेक्स पर्सन्स है दे डू नॉट हैव राइट टू मैरी। ओके, तो ऑलरेडी जो सेम सेक्स रिलेशनशिप होती है ये तो इंडिया में डिक्रिमिनलाइज किया गया है, सेक्शन 377 जो है डिक्रिमिनलाइज किया गया है। बट उसकी नेक्स्ट जो स्टेप होती है कि इफ सेम सेक्स पर्सन्स वांट टू मैरी, ओके, इफ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी इफ दे डन टू आर, सो उनका सेम सेक्स पर्सन को जो राइट टू मैरी है दैट इज डिनाइड बाय द कोर्ट। ओके, दैट इज नॉट गिवन बाय द कोर्ट। ओके, और उस जजमेंट में बाकी भी ऑब्जर्वेशंस थे दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर, वो आपका ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, तो दैट वी नो ऑलरेडी। ओके, और कोर्ट ने उसमें और एक ऑब्जर्वेशन दिया कि देखो, राइट टू मैरी जो है ना, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑब्जर्वेशन दैट वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ओवर देयर। ओके, इसमें भी क्या है, कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया इस पर्टिकुलर केस में। अब इसी जजमेंट के अगेंस्ट आर्गुमेंट जो है इस आर्टिकल में दिया है। ये आर्टिकल कहता है कि व्हाई राइट टू मैरी शुड बी ए फंडामेंटल राइट। कोर्ट का जजमेंट कैसे गलत है, दैट्स व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग। एक कंस्ट्रक्टिव अच्छा क्रिटिसिज्म इस आर्टिकल में दिया गया है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेम सेक्स मैरिज फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में क्यों डिमांड हो रहा था, व्हाई सेम सेक्स मैरिज शुड बी अलाउड, ऐसी डिमांड क्यों हो रही थी, उसके कुछ लॉजिक आप देखना। ओके, एंड देन विल गो टू द कोर्ट डिसीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका फर्स्ट लॉजिक ये है कि कोई भी अगर कपल है जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहता है, चाहे वो हेटेरोसेक्सुअल कपल हो या सेम सेक्स कपल हो, ओके, फिजिकल रिलेशनशिप में लेट्स से दे आर फर्स्ट, नाउ दे आर गोइंग इनटू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो एक उसका लॉजिकल ये होता है कि दे विल गेट मैरिड, राइट? अगर एक लड़का लड़की भी है, हेटेरोसेक्सुअल मैरिज भी है, तो इफ दे आर इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो जनरली होता क्या है, लॉजिकली दे विल ट्राई टू गेट सम सैंक्टिटी फॉर दैट रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी हो या बाकी भी सोसाइटल सैंक्टिटी हो, कि उनको लगता है कि उनको वो मैरिज जो है करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, ठीक है। दैट इज फर्स्ट लॉजिक ऑफ दिस एंड दैट्स व्हाई दे डिमांडेड दिस। सेकंड थिंग, मैरिज के अपने कुछ एडवांटेज भी होते हैं कपल के लिए। कैसे? अब सक्सेशन के लॉज अप्लाई हो जाते हैं फिर उनपे, कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो सक्सेशन के बाद वो जो प्रॉपर्टी किसको मिली, तो मिल सकती है, तो फील्ड ऑफ इनहेरिटेंस में सक्सेशन लॉज जो है ये अडॉप्ट हो सकता है। चिल्ड्रन अडॉप्ट करने के लिए भी उनके लिए इजी हो जाता है, एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन विल आल्सो बिकम इजी। ओके, हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस में, अभी हमने इंश्योरेंस का देखा, तो इंश्योरेंस के केसेस में ये सारे, इसमें क्या है, ये मैरिज एज अ कपल उसका उनको फायदा होता है। ओके, दैट इज सेकंड आर्गुमेंट फॉर दैट। एंड थर्ड जो है कि आपको रिलेशनशिप ये सैंक्टिफाई करता है। सोसाइटी में क्या होता है कि सेम सेक्स मैरिज तो छोड़ ही दीजिएगा, हेटेरोसेक्सुअल रिलेशन भी अगर होगा, कोई लिव इन भी अगर रह रहा है, तो सोसाइटी उसको इतना एक्सेप्ट नहीं करती है, राइट?
तो सोसाइटी को लगता है कि देयर शुड बी अ मैरिज बिटवीन दैट मैन एंड वुमेन इफ दे आर इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, दैट सैंक्टिफाइज देयर रिलेशनशिप इन दी रिलीजन ऑल्सो, और सोसाइटी में वो सैंक्टिफाई करता है उनके रिलेशनशिप को। तो उसी लॉजिक से सेम सेक्स मैरिज भी, जो अगर उनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना है और आपने अगर उनको डिक्रिमिनलाइज किया उनका रिलेशनशिप, तो उनको भी मैरिज करने का अधिकार होना चाहिए, बिकॉज इट विल सैंक्टिफाई द रिलेशनशिप, सोसाइटी में उसका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। तो दैट्स वाई दिस डिमांड वॉज देयर, बट कोर्ट ने अल्टीमेटली उसको डिनाई किया। ओके और कोर्ट ने कहा कि दे डू नॉट हैव दिस, मैरिज का राइट्स उनको नहीं दिया गया, और कहा कि राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन दिस कंट्री, ओवरऑल राइट टू मैरी, इट्स नॉट ओनली होमोसेक्सुअल मैरिज बट हेटेरोसेक्सुअल मैरिज ऑल्सो। ओके, तो व्हाट आर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द कोर्ट जजमेंट इन दिस आर्टिकल, देन ये भी सारा इस आर्टिकल का ही कंटेंट है जो हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद फिर इस पर्टिकुलर जजमेंट में इसके अगेंस्ट क्या, मतलब ये जो जजमेंट है कि कहा गया है कि राइट टू मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो उसके अगेंस्ट क्या आर्गुमेंट है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो सुप्रियो चक्रवर्ती केस के बारे में हम देखते हैं, ऑथर क्या कहते हैं। ओके, तो सुप्रियो चक्रवर्ती केस में कहा गया है कि नो फंडामेंटल राइट टू मैरी। ओके फाइन, तो अब देखिएगा, यहां ऑथर कहते हैं कि चलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन नहीं करता राइट टू मैरी, ओके, बट सुप्रीम कोर्ट इज इग्नोरिंग द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग राइट टू मैरी एज अ फंडामेंटल राइट। तो फर्स्ट आर्गुमेंट ये दिया गया है कि देखिएगा, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके फाइन, एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में राइट टू मैरी जो है ये एक ह्यूमन राइट है। Okay, so it might not be there in our constitution, okay, but because it is there in it is as a human right है, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, जिसका इंडिया सिग्नेटरी भी है, तो इसलिए राइट टू मैरिज जो है इट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट। ओके, सेकंड, अब आप ये भी कह सकते हो आर्ग्यूमेंट कि वो तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो व्हाई इट शुड बी ग्रांटेड। ओके, बट ऐसे प्रीवियस जजमेंट्स है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है, okay, they should be taken in consideration when we discuss about the fundamental rights। तो प्रीवियसली ऐसा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ अगर नया राइट सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड कर रहा है, ओके, स्पेशली इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का काफी लिबरल इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट का, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार जो बेसिक ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंडर, उसको भी फंडामेंटल राइट के अंडर इंक्लूड किया है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया, तो सुप्रीम कोर्ट कैन डू इट नाउ ऑल्सो। ओके, सेकंड थिंग, तो ये पास्ट का भी रेफरेंस यहां दिया गया है, ओके, कि सुप्रीम कोर्ट बाकी सारे आर्टिकल इंटरप्रेट जब करता है तो काफी उसको लिबरल और एक्सपांसिव मैनर में सुप्रीम कोर्ट ने किया है, काफी प्रोग्रेसिव वे में किया गया है। जैसे राइट टू डिग्निटी, ये आपने आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड किया था पहले, तो दैट वाज वेरी लिबरल एंड एक्सपांसिव मैनर का इंक्लूजन था। तो उसी तरीके से अब भी हम कर सकते हैं, राइट टू मैरी भी फंडामेंटल राइट किया जा सकता है। एंड थर्ड थिंग, कि ये कह रहा है कि देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गिविंग राइट टू मैरी टू दी सेम सेक्स कपल, तो इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। क्या? कि सोसाइटी में ऑलरेडी देयर आर मेनी पीपल हु आर अगेंस्ट दिस, ओके फाइन, और अब उनका जो बिलीफ है ये और रीअफर्म हो जाएगा। दे सोसाइटी माइट ऑल्सो फील नाउ कि सेम सेक्स कपल जो है दे आर नॉट फिट फॉर मैरिज। वाई? क्योंकि कोर्ट भी वही कह रहा है, राइट? तो जो सेम सोसाइटी में जो बिलीफ है लार्ज, इसमें वही बिलीफ जो है परपेचुएट होता है बिकॉज ऑफ द कोर्ट जजमेंट, एंड ये एक्चुअली आर्गुमेंट्स इस आर्टिकल्स में दिए गए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन हम एंड करते हैं। टुमारो अगेन विल मीट, ओके, और इसी के साथ विल हैव अमेजिंग डिस्कशन इन द मॉर्निंग रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।